हेलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली ये टॉपिक आपके लिए टोटली न्यू होगा। इसका जो एक थोड़ा सा पुराना लिंक की बात करें तो आपने क्लास 11th में लिमिट पढ़ा था। तो इस लिमिट का यूज करके ही हम कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन चेक करेंगे। किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक होगी, वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, वो कैसे चेक करेंगे बाय यूजिंग द लिमिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स, जो इस तरह से डिफाइंड है। एफ एक्स की वैल्यू 1 कब दे रहा है, जब x लेसर इक्वल टू 0, और एफ एक्स मान लो 2 दे रहा है। 2 कब दे रहा है, जब x ग्रेटर देन 0। तो क्लियरली यह फंक्शन एफ एक्स पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। जब x की वैल्यू 0 से बढ़ा तो y क्या दे दिया, मान लो ये y है तो y क्या दिया, 2 दिया। और जब x की वैल्यू 0 या 0 से कम है तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो बेसिकली सपोज करिए बेटा ये एक्सिस है, यह x एक्सिस x डैश ओ एक्स, ये हमारा y एक्सिस है y ओ y डैश। अब जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर x की वैल्यू हम x एक्सिस पे कंसीडर करेंगे, अब करस्पॉन्डिंग y वैल्यू यहाँ मिलता जाएगा। सपोज यह 1 है, यह 2। ओके, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा ग्राफ। जब x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 के राइट हैंड साइड, 0 के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आ रही है वह क्या है, 2 है। यहाँ 1 2, y क्या 2। इसका मतलब y जब 0 के राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो y क्या मिल रहा है, 2। ओके, यही हमारा 2 है। देखना एग्जैक्ट 0 पे नहीं पता है, तो 0 से बड़ा रहना चाहिए तो क्या मिलेगा, 2 मिल रहा है। ठीक, और जब 0 और 0 से कम पे 1, इसका मतलब 0 पे कितना है, 1 है, यहाँ मार्कर आएगा। और फिर x जैसे 0 से कम हुआ मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 1 पे ऐसे जाएगा। क्लियर, या मतलब y इक्वल टू 1 यहाँ दिया है, यहाँ y इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया। क्लियर, एक चीज और, 0 पे 1 है तो 0 पे 2 नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, नोट बना देते हैं। ये नोट क्या बताता है, उतना सर्किल टाइप की तरह बनाए। यह क्या बताता है कि 0 पे y इक्वल टू 2 नहीं है। हाँ, 0 से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और जैसे 0 पे 1 सोल्यूशन सेट में है और 0 के राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आप ले रहे हो उस पर y की वैल्यू क्या है, 1 है। ये हमारा ग्राफ है। ठीक, अब हम इस ग्राफ से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। जरा हम देखते हैं कि जैसे ही x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करती है। देखना, अगर हम 0 के नेबरहुड की बात करें, मतलब सपोज 0 है तो 0 के राइट हैंड साइड में कुछ पॉइंट ले लें और लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट ले लें। इसका मतलब, और जो पॉइंट लेंगे वो बहुत ही स्मॉल लेंगे। सपोज 0.1 की बात करते हैं तो यह पॉइंट कहां से आएगा, 0 के राइट हैंड साइड में। अगर हम इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करते, 0 माइनस समथिंग कर देते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये किसके साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में आता है। क्लियर, तो उस पॉइंट वैल्यू की फंक्शन चेक करते हैं। देखते हैं कि जैसे ही x 0 की अप्रोच करता है, कहां से, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट से 0 की तरफ अप्रोच करता है तो y हमारा कहां अप्रोच कर रहा है बेटा, देखना y 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है कि नहीं। क्लियर, और जैसे ही x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, कहां से, राइट हैंड साइड से, इस साइड से 0 की तरफ बढ़ रहा है तो y हमारा कहां अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ। तो इसका मतलब जो कंक्लूजन आता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एट 0 वह क्या है, 1 है, और जो राइट हैंड लिमिट है वह क्या है, 2 है। क्लियर, कुछ और जरा ये चीज बताओ कि क्या आप इस फंक्शन के ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हो। कैन यू ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन इन वन स्ट्रोक। तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक तो ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जैसे 0 पे आते हैं, 0 पे यह ग्राफ ब्रेक हो जा रहा है, फिर हमारा यहां से यहां स्टार्ट हो जा रहा है। इसका मतलब हमारी जो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी थी वह कहां ब्रेक हुई है, एट पॉइंट 0 पे। क्यों ब्रेक हुई है, कंक्लूजन यह निकल के आता है क्योंकि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट था एट 0 पे वह कितना आया है, 1 आया है, और जो राइट हैंड लिमिट है RHL यह कितना आया है, 2 आया है। तो एक सीधा सा कंक्लूजन यहाँ से निकलता है, सिंस लिमिट डज नॉट इक्वल, हेंस द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज ब्रेक एट पॉइंट 0। और यही सिंस
यह ग्राफ हमारा ब्रेकिंग है, तो यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। और यह एट पॉइंट 0 पर ब्रेक हुआ तो यह भी कहेंगे कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट 0। क्लियर? और रीजन क्या था? रीजन यह था कि एट पॉइंट 0 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हैं? इक्वल नहीं है। क्लियर? तो एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इफ वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन एंड इफ वी आर एबल टू प्लॉट इन वन स्ट्रोक विदाउट लिफ्टिंग द पेन, अगर हम बिना पेन उठाए एक बार में फंक्शन की ग्राफ ड्रा कर सकते हैं तो वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। और अगर कहीं भी ब्रेकिंग आ गई, गैप्स आ गए, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ जो पहले एग्जांपल से हमने कंक्लूजन निकाला कि कंटिन्यूटी होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। बट एक नेचुरल क्वेश्चन और भी है, क्या यह सफिशिएंट कंडीशन है किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए? तो उसका आंसर हमें एक दूसरे एग्जांपल से मिलेगा। एक और एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान समझिए, इसको हम रेज कर रहे हैं, ठीक है? सपोज करते हैं एक और एग्जांपल, फिर से हमने सपोज एक फंक्शन ले लिया बेटा, एक फंक्शन की वैल्यू है 1 कब है? जब x की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है, और इसी की वैल्यू 2 है कब? जब x की वैल्यू क्या है? 0 है। क्लियर? इसका मतलब यह फंक्शन भी पूरे डोमेन के लिए, इसके पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। एट x इक्वल टू 0 इट गिव्स 2, एट x नॉट इक्वल टू 0 इट गिव्स 1। अब जरा इसके ग्राफ की बात करते हैं, फिर इसके ग्राफ से भी कुछ कंक्लूजन मिलेगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, x डैश o x, ये हमारा है y o y डैश। चलो ध्यान समझिएगा, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। क्लियर? जब x इक्वल टू 0 तो वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज 2। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 पे कितना है? 2 है। ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा बेटा, सॉल्यूशन सेट में आएगा, कंफर्म है? ओके। अब इसमें जब हम x की वैल्यू 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो क्या मतलब? या तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड या तो 0 के राइट हैंड साइड, दोनों कंडीशन में वैल्यू क्या है? 1 है। इसका मतलब यह जो सॉल्यूशन सेट 1 आएगा, 1 कहाँ आएगा? 1 x के सारे वैल्यूज के लिए जो 0 के इधर हैं और 0 के इधर, सब पर क्या है? y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। यहाँ y क्या 2 है। लेकिन बेटा आपको जो ध्यान देना है कि 0 पे 2 है, 1 नहीं है, तो 1 पे क्या बनाएंगे? होल सर्किल बनाएंगे, नोड बनाएंगे। ग्राफ समझ में आया? अब जरा इसकी बात करते हैं, इस फंक्शन की। देखो फिर से वही चीज, यहाँ पर y वैल्यू 1 है पूरे पे, जैसे ही x अप्रोच किया 0 पे, x अप्रोच कर रहा है 0 पे, कहां से? किस साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से। एज x अप्रोचेस टू 0 लेफ्ट हैंड साइड से, y कहां अप्रोच कर रहा है? y 1 पे अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 1। क्लियर? अब इधर से देखना, जब x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, किधर से? राइट हैंड साइड से, फिर भी तब भी y कहां अप्रोच कर रहा है? 1 पर ही तो अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब जो राइट हैंड लिमिट है वो अभी क्या है? 1। क्लियर? तो यहाँ पर तो हमने देखा पिछले क्वेश्चन में तो दोनों इक्वल नहीं थे, एक कॉन्सेप्ट मिला कि इक्वल कंटिन्यूटी होने के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों इक्वल हैं। बट फिर से आप ग्राफ देखो, जरा बताओ कि कैन यू ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन? क्या बिना पेन उठाए इसका ग्राफ फिर से आप ड्रा कर पाओगे? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ग्राफ अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली x की तरफ 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ आकर हमारा मार्कर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नोड मिला। फिर से यहाँ पर हमारा ग्राफ क्या हुआ? ब्रेक हो गया। इसका मतलब एट पॉइंट 0 फिर से हमारा ग्राफ क्या हुआ? ब्रेक हुआ। और 0 पे वैल्यू 1 ना होकर के क्या है? 2 है। इसका मतलब सॉल्यूशन सेट में यहाँ से यहाँ तक तो आया, फिर यह भी सॉल्यूशन सेट में आया, उसके बाद फिर यह भी। इसका मतलब वी कैन नॉट ड्रॉप द ग्राफ इन वन स्ट्रोक। तो फिर से कंक्लूजन निकला कि यह फंक्शन भी हमारा क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो आखिर रीजन क्या है? फिर कंटिन्यू होगा कैसे? यहाँ पर तो लिमिट भी तो इक्वल हो गया। तो बेटा एक तीसरी चीज आती है, वो आती है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट
पॉइंट, यहाँ पर हम एट पॉइंट जीरो की बात कर रहे थे। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, जीरो के राइट हैंड साइड में हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 1 आया है, राइट हैंड लिमिट एट 0 1 आया है। अब जो तीसरी बात करते हैं वह है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0। जरा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 की बात करते हैं, इसका मतलब एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 क्या देगा? 0 किसमें है? यह है ना, एफ ऑफ 0 क्या है? 2 है। सिंस लिमिट दोनों 1 आए हैं लेकिन जो वैल्यू ऑफ फंक्शन वो 2 है, यह दोनों क्या हैं? इक्वल नहीं है। यही रीजन है कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूटी होने के लिए क्या चाहिए। अच्छा, अब इसको छोड़ो कंडीशन को, यही ग्राफ आप देख लो, अगर यहीं पर ब्रेकिंग न हुई होती तो कंटिन्यूअस होता ना। क्लियर? अब देखो, सपोज करो कि 0 पर जो ये 2 दे रहा है, 2 न देकर के क्या दे दे? 1 ही दे दे, ये यहाँ आ जाता कि नहीं? इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन जो f0 है वो 2 ना होकर क्या हो जाए? 1 हो जाए। हमारा काम हो गया। तो कंक्लूजन मिलता है बेटा कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के साथ साथ वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों चीजें बराबर हो जाएं तो फंक्शन क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस होता है। तो हमने एक एग्जांपल से अब एक डेफिनेशन, जो यहाँ से प्रॉपर डेफिनेशन निकलता है वह निकलता है कि अगर यह f(x) कोई फंक्शन है तो f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। f(x) इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट c। कोई पॉइंट c लिया है इन इट्स, कहां से? इसके डोमेन, इन इट्स डोमेन। f(x) is said to be continuous at any point c in its domain if limit left hand limit equal to right hand limit and both are equal to value of function at that point c। that is, अब लेफ्ट हैंड लिमिट आप जानते हो, आपने 11 में पढ़ा है। दैट इज क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड मीन्स c से लेफ्ट की तरफ, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f(x) इज इक्वल टू f ऑफ c। ये हमारा बेटा डेफिनेशन हो गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर, राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे, और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर ये तीनों सेम हो गया तब वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टी की। अदरवाइज एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लिया है, f(x) = 5x - 3। हमें x = 5 पे चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर हम क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए देखें तो पहला चीज बेटा कि जो हमारा फंक्शन दिया 5x - 3 क्या? लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन कभी ब्रेक नहीं होगा क्योंकि इसका डोमेन क्या? पूरा रियल नंबर है। तो सीधा स्ट्रेट लाइन कहीं ब्रेक है ही नहीं, कंटिन्यूअस है। तो बिना देखे कर सकते हैं कि यह फंक्शन x के हर एक वैल्यू के लिए, पूरे रियल नंबर के लिए क्या है? हमारा ये क्या है? कंटिन्यूअस है। लेकिन स्पेशली हमको x = 5 पे चेक करना है। देखो, चेक करने से पहले बेटा जैसे इसके हम डोमेन की बात करते हैं। सपोज यह f(x) - 3 पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, या -∞ से +∞ इसका पूरा रियल नंबर हो गया। अब अगर x = 5, सपोज करो 5 यहाँ है, इस पॉइंट पे 5 है, तो बेटा अगर ये 5 यहाँ होगा तो 5 से कम 8.5 और यह क्या होगा तब? यह वाला पार्ट, या लेस देन 5 माइनस h, 5 से कम। और यह वाला पार्ट क्या होगा? यह क्या होगा? 5 प्लस या 5 से ज्यादा। क्लियर? ये चीज समझना। और हर एक चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, चाहे हर एक पॉइंट पे f(x) वैल्यू क्या है? 5x - 3 ही है। इतना याद रखिएगा। ओके? इसका मतलब अगर हम इसको 5 माने तो हम कह सकते हैं कि यह जो पॉइंट होगा 5 - h होगा, और जो यह पॉइंट होगा यह 5 प्लस h, इसके नेबरहुड पॉइंट। एक्चुअली हमारा कंटिन्यूटी यही कहता है कि अगर 5 पे हमें चेक करना है कंटिन्यूटी, तो 5 पर उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके राइट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की मीनिंग ये नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड आप कहीं पर भी ले लो। लेफ्ट हैंड साइड मतलब उसके जो बहुत क्लोज हो। सपोज 5 के लेफ्ट हैंड साइड में बहुत क्लोज नंबर कौन सा होगा? 4.999, 4.999, यह इसके लेफ्ट हैंड साइड में। इसी तरह 5 के राइट हैंड साइड में
बहुत क्लोज पॉइंट्स क्या हो गए 5.00001 5.0000001। तो ऐसे मतलब जो बहुत 5 के क्लोज हैं, इन तीनों पे अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इन तीनों पे अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम आता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्लियर? तो यहाँ से तो श्योर है, दिया ये तीनों पे 5x माइनस 3 5x माइनस 3 5x 3 सेम है। लेकिन अब हम बात करते हैं अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जरा देखना। तो सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) at x equal to 5 is what? f of 5 पे क्या देगा, देखो x जगह 5 रखो, 5 into 5 minus 3 that is 5 5 25 minus 3 that is 22। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगा 22। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5। तो इसको लिखने का तरीका देखो, ध्यान समझना। पहले लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 5 के लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब 5 माइनस, फिर fx। उसके बाद क्या करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट। अब देखो यहाँ पर h टेंडिंग टू 0, 5 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 5 में से कुछ कम होगा, वो कम क्या है, यच हम मान लिया। ठीक है, जो 5 से कुछ कम कर रहा है वो क्या है, यच, जो यच पॉजिटिव है लेकिन बहुत छोटा है। क्लियर? यहाँ पर यफ और यक्स की जगह क्या लिखेंगे, 5 माइनस एच, यही एच इंक्लूड कर देंगे, तो 5 माइनस। क्लियर? इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब यफ अब 5 माइनस एच की वैल्यू, तो यक्स की वैल्यू अगर यक्स था तो 5x माइनस 3, तो 5 माइनस एच है तो यक्स से क्या लिखेंगे 5 माइनस एच। यहाँ हो जाएगा 5, जहाँ जहाँ यक्स है यहाँ यक्स, तो यहाँ यक्स, अब यहाँ 5 माइनस एच है, यहाँ 5 माइनस एच, 5 माइनस एच और यहाँ बेटा माइनस 3। क्लियर? इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान समझना, अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो एच 0 हो जाएगा तो बचेगा 5 5 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 दैट इज 20। क्लियर? इसी तरह बेटा हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट या क्या कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू राइट हैंड साइड, 5 के राइट साइड में, तो होगा 5 प्लस 5 से ज्यादा fx इज इक्वल टू लिमिट। अब यहाँ तुरंत यह इंक्लूड करो, h टेंडिंग टू 0 या, अब x को किससे रिप्लेस करोगे, x को रिप्लेस करेंगे 5 प्लस h से, 5 प्लस h से। ठीक, 5 प्लस h से, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 प्लस h, f ऑफ 5 प्लस h, तो जहां पर x था अब x से क्या देगा 5 प्लस h, तो 5 इंटू 5 प्लस h माइनस 3। अब फिर से आप h अप्लाई करोगे तो 5 5 25 माइनस 3 फिर से आ जाएगा 25 माइनस 3 दैट इज 22। क्लियर? तो सिंस इसके बाद लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस fx is equal to f of 5. Clear? f of 5, hence f is continuous at x equal to 5। इस तरह f x equal to 5 पे कंटिन्यूस हो गया। दूसरी चीज इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है बाय द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कहता है बेटा याद रखना कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। सारे के सारे जो पॉलिनोमियल है वह अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। तो fx माइनस 3 5x माइनस 3 यह भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 1। क्लियर? डिग्री 1, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो सिंस दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो वेरी वेल दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन, एट द पॉइंट ऑफ ऑल डोमेन। हेंस डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जब हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो x 5 पर भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन एक तरीका जो शो करने का क्वेश्चन कैसे प्रूव करेंगे वह ये तीनों चीज निकालेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बच्चों बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन कहता है कि अगर हम कोई दो फंक्शन लेते हैं f और g जो रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं, जिनके डोमेन और रेंज क्या हो, या तो रियल नंबर हो या तो कोई सबसेट हो। और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं,
जिनका रेंज रियल नंबर हमेशा देता है। ठीक है, हम f और z दो रियल फंक्शन लिए हैं, क्लियर। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों फंक्शन जो f और g हैं ये क्या हैं, कंटिन्यूअस हैं। किस पर, एट पॉइंट c इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन के किसी पॉइंट c पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। याद रखना दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अगर दोनों कंटिन्यूअस होंगे तो पहली प्रॉपर्टी जो है दोनों का सम f प्लस g वह भी कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे, और उनका डिफरेंस f माइनस जी ये भी कंटिन्यू होगा। उनका प्रोडक्ट f इंटू जी यह भी कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे, और f अपान जी वह भी कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे। यहाँ प्रोवाइड किया है कि जी सी डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये डाउन साइड जो है c ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहना चाहिए जिसके लिए जी सी हमारा क्या हो जाए, जीरो, क्योंकि अगर जी सी जीरो होगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, या जो कोसेंट फंक्शन। क्लियर, तो बहुत इजी था, इसमें कुछ खास है नहीं। अच्छा एक चीज़ हमारा आपको बताना चाहते थे कि कोई भी फंक्शन अभी तक जो हमने बताया कि किसी पॉइंट पे कब कंटिन्यूअस होता है, और दूसरा चीज़ होता है बेटा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है। दो चीज़ें, पहला यह है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे, और दूसरा कि वो पूरा का पूरा फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है। क्लियर, तो बेटा अगर कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाए, क्लियर, अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस हो जाता है तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ओके, तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आया। कुछ और प्रॉपर्टीज की देखते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, अभी जो हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ा है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं लेट एफ एक्स है साइन एक्स, हम साइन फंक्शन लिए, और जो हमारा जी एक्स है वो क्या है, कॉस एक्स। क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन कॉस फंक्शन। आपको ग्राफ याद है साइन फंक्शन का, याद है साइन फंक्शन का ग्राफ ये होता है बेटा, याद है। तो क्या पता है ये पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड होता है, इसका डोमेन पूरा पूरा रियल नंबर और इसका भी डोमेन पूरा रियल नंबर, या कहीं भी ब्रेक है, कंटिन्यूटी है ना, इसका मतलब साइन फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस। और ऐसे ही हमारा कॉस फंक्शन भी होता है। कॉस ये तो यहाँ से जीरो, यहाँ ओरिजिन पे सोल्यूशन सेट मिलता है, लेकिन यहाँ ओरिजिन पे नहीं मिलता। कॉस फंक्शन हमारा यहाँ से मिलता है, क्लियर, या ऐसे होता है। ओके, लाइक दैट। तो कॉस फंक्शन की तो हमारा कंटिन्यूअस शो करता है। इसका मतलब जो साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन क्या है, अपने डोमेन का हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए कॉस और साइन फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक चीज और, आपको हम क्लास 11 में पढ़ाए थे कि साइन फंक्शन कब वेनिश करता है, साइन फंक्शन कब जीरो होता है। साइन एक्स इक्वल टू जीरो इंप्लाई करता है एक्स कब होता है, जब एक्स क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। इसका मतलब साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन माइनस पाई, साइन माइनस 2 पाई, इस पर क्या होता है, साइन फंक्शन जीरो हो जाता है ना। और कॉस फंक्शन कब वेनिश करता है, जब एक्स क्या हो, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो। ठीक, जब एक्स ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है तब यह वेनिश करता है। फॉर एग्जांपल cos पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, cos 5 पाई बाई 2, cos 7 पाई बाई 2। इसी तरह निगेटिव में भी cos माइनस पाई बाई 2, cos माइनस 3 पाई बाई 2। ये अभी इसका हम यूज करेंगे, क्लियर। अब देखो, सिंस fx और gx, sin x और cos x आर कंटिन्यूअस फंक्शन, सो वी कैन से, हेंस वी कैन से दैट sin x plus cos x, sin x माइनस cos x, sin x into cos x is also कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। या एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे और एक प्रोडक्ट पे। अब एक और बचता है, जब आप फोर्थ वाली बात करते हैं, एंड देन sin x अपॉन cos x इज also कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्रोवाइडेड दैट, बट यहाँ पे कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट cos x should not be zero, cos x should not be zero। क्यों बेटा, क्योंकि अगर cos x जीरो होगा ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अब ये cos x जीरो कब होता है, अगर cos x x इसके इक्वल हुआ, 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हुआ, तब तो जीरो हुआ। इसका मतलब हम कर सकते हैं इसका यूज करके, दिस इंप्लाइज दैट x should not be equal to 2n plus 1 पाई बाई 2। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, अब फाइनली ये बनता है क्या, साइन अपॉन कॉस दैट इज इक्वल टू tan
x। तो हम कह सकते हैं कंक्लूजन में कि tan x इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एक्सेप्ट x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इस पॉइंट पे हमारा tan x क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्लियर। और आप tan x का ग्राफ भी देखते हो, जब x पाई बाई 2 पे 3 पाई बाई 2 पे वहां से हमारा इन्फिनिटी की तरफ शो करता है। क्लियर, समझ में आया? ओके, सो ये प्रॉपर्टी समझ में आई? ओके, क्या आप इसी तरह cot x का बता सकते हो? व्हाट इज द कंटिन्यूटी ऑफ cot x? cot x का क्या कहोगे? cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। अब बेटा cot को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, तो यह भी cos भी कंटिन्यूअस, sin भी कंटिन्यूअस, तो डेफिनेटली यह भी कंटिन्यूअस होगा, बट प्रोवाइड करेगा कि sin x 0 ना हो। इसका मतलब इज आल्सो कंटिन्यूअस, इज आल्सो कंटिन्यूअस provided that sin x should not be equal to 0। और sin कब 0 होता है? This implies that is x should not equal to n pi। इसका मतलब cot x भी कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई। n पाई को छोड़कर बाकी हर एक पॉइंट पर cot क्या है, कंटिन्यूअस है। tan को कह सकते हैं tan भी कंटिन्यूअस है, x को x बट x के 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर। इसी तरह tan हो गया, cot हो गया, और हम कह सकते हैं इसके बेस पे हम कह सकते हैं sec। अगर हम sec की बात करें, sec की, तो sec x क्या होता है, 1 अपॉन cos x। तो बेटा 1 ऑफकोर्स कांस्टेंट फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 0 कंटिन्यूअस हुआ, cos x कंटिन्यूअस हुआ, लेकिन यह तो sec भी कंटिन्यूअस हो गया एक्सेप्ट cos x शुड नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब प्रोवाइडेड दैट x शुड नॉट बी इक्वल टू cos x कब 0 होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि sec भी कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। x की वैल्यू यह नहीं होनी चाहिए, इस पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा बेटा। क्लियर। इसी तरह एक और बचता है cosec x। cosec x को हम कहते हैं 1 अपॉन sin x। तो यह भी तो हमारा कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x डज नॉट इक्वल टू n पाई। क्यों? क्योंकि अगर x इक्वल टू n पाई हुआ तो sin x वैनिश कर जाएगा, और sin x वैनिश किया तो cos x हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो आई थिंक आपको इसके बेस पे सारी प्रॉब्लम समझ में आ होंगे। अब हम आगे बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम की। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बेटा अगला हमारा थ्योरम है कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। हमने फिर से दो फंक्शन लिया है, f और g हमने लिया है। लेट f और g बी रियल फंक्शन सच दैट इनका जो कंपोजिशन फॉर्म है वो क्या है, डिफाइंड है। क्लियर। उसके बाद f और g की प्रॉपर्टी है कि g इज कंटिन्यूअस एट a। जो g है वह किसी a पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और f कंटिन्यूअस कहाँ है, g a पर है, तो जो हमारा फॉर्म होगा वह a पर कंटिन्यूअस होगा। ऐसे आपको थोड़ा शॉर्ट लग रहा होगा, हम आपको समझाते हैं कि कैसे आ रहा है। f और g जो दो फंक्शन है ना, कंपोजिशन किसका है, फॉग का। तो फॉग डिफाइन करो। आप फॉग डिफाइन आपको याद होगा पहले चैप्टर में फॉग कैसे डिफाइन करते हैं। ये पहला फंक्शन देखो, पहला फंक्शन ले रहे हैं, यही हमारा फॉग है ना, दिस इज फॉग। पीछे देखो, पीछे वाला फंक्शन क्या है, जी है, ये जी हमारा क्या होगा यहाँ पर पहला फंक्शन है, राइट। डेफिनेटली दूसरा क्या हो जाएगा, ये। ओके, यह सेट जी का डोमेन और यह सेट जी का रेंज। जी का रेंज इसी में आएगा, मतलब जी का कोडोमेन आपका सब कुछ। फिर यह सेट एफ का डोमेन और एफ का कोडोमेन। इसका मतलब जो यह सेट है इसके दो रोल है, इसके दो रोल है। पहला जी के रिस्पेक्ट में रेंज और एफ के रिस्पेक्ट में डोमेन। क्लियर। उसके बाद जो आपको याद होगा, हम कहें ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जी कहाँ से डिफाइंड है, ए से बी या बी से सी। तो गॉफ कहाँ से डिफाइंड होता है, ए से सी तक। तो बेटा इस कंडीशन में जो फॉग होगा, गॉफ नहीं फॉग का डोमेन क्या होगा, डेफिनेटली यह होगा कि नहीं। क्लियर। इसका मतलब जी और फॉग दोनों का डोमेन सेम, और एफ का डोमेन यह क्या है, जी का रेंज। क्लियर। अगर हम यहाँ पर कोई एलिमेंट ए लेते हैं जी के डोमेन पे, क्लियर, तो अगर हमने माना है कि जी ए पर क्या है, कंटिन्यूअस है, और ए कहाँ इसके डोमेन में है, तो जब यह ए इधर जाएगा अंडर जी, तो यह क्या बनाएगा, जी ए बनाएगा कि नहीं। अब बताओ बेटा, जी ए का रोल विथ रिस्पेक्ट टू जी, रेंज, और विथ रिस्पेक्ट टू एफ,
क्या हुआ, डोमेन हुआ कि नहीं। इसका मतलब यह f ऐसे सारे जीए के लिए डिफाइंड होगा। क्लियर। जब f जीए f के डोमेन में चला गया तो इसीलिए दिया कि यह f भी अपने डोमेन के एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, वो पॉइंट क्या है, जी है। इसी तरह जी भी अपने डोमेन के एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और वो पॉइंट क्या है, ए है। तो जो हमारा फॉग है वह भी अपने डोमेन के पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। अब फॉग के विद रिस्पेक्ट में, फॉग के रिस्पेक्ट में उसका डोमेन क्या हुआ, ए हुआ। तो कंक्लूजन क्या नहीं, इसको आप भूल जाओ। अब इससे यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर जी ए पर कंटिन्यूअस, एफ जीए पर कंटिन्यूअस, तो जो फॉग है वह ए पर कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, यही हमारा स्टेटमेंट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखना, लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन सच दैट फॉग इज डिफाइंड इफ जी is continuous at point A, f is continuous at point GA, then fog is continuous at point A। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, कंपोजिशन के यूज करके हम ढेर सारे इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल भी इसका देखते हैं, समझ में आया ना ये, ओके। इसके बाद इसका हम एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, तब शायद आपको ज्यादा समझ में आए। जरा देखते हैं कि अगर हम fx और gx दो फंक्शन ऐसे ले लेते हैं, लेट हम बात करते हैं fx इक्वल टू sin x, पहला फंक्शन लीजिए, ठीक। और ले लेते हैं मान लो बेटा gx लेते हैं x स्क्वायर। क्लियर। तो जो हमारा फॉग होगा वो क्या होगा, फॉग x, यह क्या होगा, यह आपको याद होगा, यह ऑफ gx। आपके पहले चैप्टर में कंपोजिशन डिलीट है, लेकिन हमने आपको पढ़ाया है, याद रखिएगा। देखिए बिना इसके यूज के कैसे हम करेंगे, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो एफ ऑफ gx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू, अब बेटो एफ ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, मतलब एफ ऑफ समथिंग इक्वल टू साइन समथिंग, एफ ऑफ t साइन t, एफ ऑफ z साइन z, एफ ऑफ t स्क्वायर साइन t स्क्वायर, तो एफ ऑफ x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। एक्चुअली ये मान लो बेटा, सपोज करो ये x है, तो लेट hx, फाइनली hx क्या मिला, साइन x स्क्वायर, जो क्या है, कंपोजिशन फंक्शन है। क्लियर, ये क्या है, कंपोजिशन फंक्शन इक्वल टू फॉर्म x। अब देखो हमें शो करना है, शो करो ये hx इक्वल टू साइन x स्क्वायर, ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, देखो शो करेंगे कैसे। जरा पहले बात करेंगे जी हमारा क्या है, ये gx इक्वल टू x स्क्वायर, क्या ये कंटिन्यूअस होगा। दो रीजन बता रहे हैं। पहला रीजन, एक्स स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल सेकंड ऑर्डर का, और वी नो वेरी वेल एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो जीएक्स भी अपने एक्स के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। और दूसरा चीज, अभी इसका ग्राफ खींचोगे आपको ये मिलेगा पैराबोला, ये देखो पैराबोला, एक स्ट्रोक में खींच दिया, नहीं हमने एक स्ट्रोक में खींच दिया ना, कोई ब्रेकिंग नहीं है। तो जीएक्स फाइनली क्या है, अपने हर एक पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस हुआ। और जरा देखना, जब x आप रखोगे, x की कोई भी वैल्यू रखोगे x स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे कि नहीं, ठीक। तो इसका मतलब जो हमारा fx है, अगर x के प्लेस पे अगर g रखते हैं, यही स्टेटमेंट करता था कि g इज कंटिन्यूअस एट a एंड f इज कंटिन्यूअस एट ga। इसका मतलब f कंटिन्यूअस कहाँ हो रहा है, g के रेंज में, और इसका रेंज क्या आ रहा है, इसका रेंज आ रहा है ऑल x स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब यही तो है रेंज, अरे इसका x का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब x की वैल्यू जो यहाँ f ऑफ g, जब f ऑफ g रखेंगे, f ऑफ gx, यह क्या आएगा, f ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। और हम जानते हैं x साइन x है, साइन x तो सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए तो ऑफकोर्स होगा ही। इसका मतलब gx इज कंटिन्यूअस एट a and fx is continuous at ga, hence hx is continuous at a and hence hx is a continuous function। बहुत आसानी से आ गया, समझ में आया, क्लियर। इसके बाद एक चीज और आप हमेशा याद रखना, जो हम बताए हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन जनरली होता क्या है, थोड़ा नीचे आपको दिखा देते हैं। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an xn, इस फॉर्म का फंक्शन a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an xn इस सेट टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन वेयर a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है,
कांस्टेंट है, और जो बेटा ये n है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर? ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये था हमारा इंट्रो ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज प्रॉब्लम। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके।